कैबिनेट विस्तार को लेकर नीतीश कुमार ने बीजेपी के पाले में डाली गेंद। कहा बीजेपी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नहीं आया प्रस्ताव। बीजेपी ने कहा सलाह मशवरा के बाद होगा सब कुछ तय। सीएम सोरेन की समीक्षा बैठक का सिलसिला लगातार जारी। सीएम ने खान और भूतत्व विभाग के विकास कार्यों का लिया लेखा जोखा। 18 दिसंबर तक करेंगे सभी विभागों की समीक्षा। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मरांडी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री के विभाग में भ्रष्टाचार पर लगाया आरोप। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। बीजेपी की किसान चौपाल की शुरुआत। किसानों को कृषि बिल के फायदे समझाने में जुटी बीजेपी। आरजेडी किसान पर्चा बांटकर करेगी कृषि कानून का विरोध। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एनडीए में कंफ्यूजन, इसका जिक्र आज के दिन बिहार की तस्वीरों को लेकर हम करेंगे। बिहार में एनडीए सरकार के गठन को लेकर 1 महीना हो गया। बीजेपी के पास ज्यादा सीट होने के कारण मंत्रिमंडल का विस्तार अटका हुआ है। विधान परिषद की मनोनयन वाली 12 सीटों पर भी पहले से ही पेच फंसा हुआ है। कैबिनेट में फिलहाल नीतीश कुमार के अलावा 13 मंत्री हैं, जिनके पास 22 अतिरिक्त विभागों की जिम्मेदारी है। बिहार में एक एक मंत्री के भरोसे 4-4 विभागों का जिम्मा है। अकेले डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के पास 6 विभाग हैं। ऐसे में विकास की परिकल्पना करना बड़ा मुश्किल है। जेडीयू पहले से ही खरमास का बहाना बनाती रही, मगर नीतीश ने अब कैबिनेट विस्तार को लेकर बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिया। इससे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और आखिर यह कंफ्यूजन क्यों, पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। बीजेपी जेडीयू में कंफ्यूजन की स्थिति। मंत्रिमंडल विस्तार पर नीतीश का सियासी बयान। बीजेपी की तरफ से नहीं आया प्रस्ताव। नीतीश ने बीजेपी के पाले में डाली गेंद। बीजेपी चाहती है जल्द हो कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट विस्तार पर विपक्ष भी हमलावर। सरकार गठन के 1 महीने के बाद भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। प्रदेश में विकास कार्यों का पहिया धीमे धीमे चल रहा है। खरमास का बहाना बनाकर सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को टालते आई है, लेकिन अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार में देरी का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया। हालांकि नीतीश कुमार की खुद इच्छा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार बजट सत्र के बाद हो। नीतीश कुमार कैबिनेट विस्तार पर जवाब तो दिए, मगर उनका चेहरा कुछ और ही बता रहा था। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं। हाथ मत मारे, कैमरा पर हाथ मत। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है, उसमें आगे जो 5 साल के लिए हम लोग काम करेंगे, उसके लिए सारी बातें तय हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम आवास किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। जेडीयू अभी इसको टालते हुए दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी चाहती है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो। इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू की अपनी अपनी समस्याएं भी हैं। राजनीतिक गलियारों में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। संख्या बल में मजबूत होना जेडीयू की प्राथमिकता भी और जरूरत भी। उम्मीद के कारण शांति, वरना दोनों ही दलों को नाराजगी की आशंका। नीतीश की इच्छा बजट सत्र के बाद हो विस्तार। बीजेपी की चाहत जल्द हो कैबिनेट विस्तार। किसानों में उलझी है केंद्र, अभी नीतीश कुमार से नहीं उलझेगी बीजेपी। नीतीश की चाहत से परे बीजेपी जल्द कैबिनेट विस्तार करना चाहती है। बीजेपी अभी से ही 2025 की तैयारियों में जुटी है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनते बनते रह गई बीजेपी के हौसले बुलंद हैं, सपने बड़े हैं, इच्छाएं उफान पर हैं। इसीलिए अकेले सत्ता में आने को लेकर अभी से बीजेपी एक्शन मोड में है। पुराने नेताओं की नाराजगी को समझते हुए पार्टी जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार के साथ अपने मंत्रियों को काम पर लगाना चाहती है। वो मुख्यमंत्री उस बैठक में नहीं गए हैं, मुख्यमंत्री किसी दूसरी कार्यक्रम में गए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रभारी हैं, वो सब लोग बैठे हैं, कल से बैठे हैं और
सारे चीज़ों पर बात हो रही है, संगठन का, सरकार का, समन्वय का, कैसे चलेगा, ये सारे विषयों पर बात हो रही है। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे और कैसे साथ साथ लेकर करके चलेंगे, हर विषय पर जो है से चर्चा हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का अपना राग है, अपने आरोप हैं, अपने मुद्दे हैं, अपनी मांग है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर घिरे नीतीश कुमार को विपक्ष आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस जहां फुल टाइम गृह मंत्री की मांग कर रही है, तो आरजेडी कैबिनेट विस्तार पर तंज कस रही है। विपक्ष सरकार को हाईजैक की सरकार बता रही है। कैबिनेट विस्तार पर सवाल ही सवाल है। जनता, हम लोग मानते हैं कि जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया और ये बलजोड़ी वाला मैंडेट है। तो हम लोग तो जनता के बीच हैं कि भाई इनसे ये सरकार चलने वाली नहीं है, ये हम लोगों का चार्ज है। अब हम लोग का चार्ज अगर गलत है तो वो दिखाएं, एक्सपेंशन करें, सरकार बनाएं, काम करें, हम लोग की बात को काटें, लेकिन लग नहीं रहा है। नीतीश बाबू चिंता में है। मंत्रिमंडल विस्तार एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे नीतीश कुमार को ना निगलते बन रहा है ना तो उगलते। शायद इसी कारण अभी खरमास का हवाला देते हुए दिखाई दिए, तो कभी अपने ही सहयोगी बीजेपी को इसका जिम्मेदार बताया। कुल मिलाकर सरकार कंफ्यूजन में है, करे तो क्या करें। सवाल ये भी है कि जब एक एक मंत्री के पास 4-4 मंत्रालय हो, तो ऐसे में प्रदेश का विकास होना कैसे संभव है। विकास की चिंता है भी किसे, न वोट देने वालों को न ही वोट लेने वालों को। लेकिन नीतीश के बयान ने प्रदेश की सियासत में एक नया बहस छेड़ दिया। लेकिन एनडीए में चल रहे कंफ्यूजन पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे ने जायजा लिया और कंफ्यूजन को समझने की कोशिश की। देखिए आप। गठन को लगभग 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने के बाद नीतीश सरकार आज पहली बार, यानी जिस दिन सरकार का गठन हुआ था उस दिन सरकार ने कैबिनेट की बैठक की थी। सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में एक एक मंत्री के पास 4-4, 5-5 अहम विभाग हैं। ऐसे में सरकारी कामकाज ठीक से नहीं हो पा रहा है। फिर भी कैबिनेट का एक्सपेंशन ना होना एक बड़ी बात होती है और इसका कारण आज नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से लिस्ट नहीं दे रही है। सबसे बड़ी दूसरी बात आज नीतीश कुमार ने जो बड़ी बात कही है वो कहा है कि आज जो कैबिनेट की बैठक है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है, यानी जो दोनों सभी पार्टियों के, एनडीए के सभी पार्टियों का जो एक एजेंडा है, कॉमन एजेंडा है, उसको आज कैबिनेट में रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि काम तो शुरू हुआ, लेकिन आखिर एक एक मंत्री के भरोसे 4-4 विभाग कैसे काम चलेगा। आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रियों के जो नए मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे, एक्सपेंशन में शामिल होंगे, उसमें देने में ऐतराज़ क्या है। ये बातें तमाम छनकर अंदर खाने से समझ में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल में जो कोटा है, यानी किसको कितने मंत्रालय मिलने चाहिए, उसमें न कहीं जिच बाकी है। और कुछ अहम विभाग हैं जैसे जल संसाधन है या फिर शिक्षा विभाग है, वो भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे में चाह रही है और जदयू उसको देना नहीं चाह रही है। दूसरी बात, गृह मंत्रालय और कार्मिक नीतीश कुमार के पास है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा वजनी विभाग भी चाह रही है और मंत्रिमंडल में ज़्यादा सीट शेयरिंग चाह रही है। देखना है कि आज कैबिनेट की बैठक में क्या होता है, लेकिन नीतीश ने इशारा कर दिया है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा होगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी कैबिनेट की। पटना के बीजेपी कार्यालय से सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। तो आखिर ये कंफ्यूजन का दौर क्यों, इसको समझने की अब कोशिश करेंगे वरिष्ठ संवाददाता और माफ करिएगा वरिष्ठ संपादक और हमारे संपादक के साथ। संपादक कुंदन जी मेरे साथ जुड़ेंगे और वरिष्ठ संपादक मधुरशील जी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले कुंदन जी आपके पास आऊंगा। ये कंफ्यूजन का दौर आखिर क्यों? क्या बीजेपी के ऊपर इस समय भार तमाम है? किसान आंदोलन को कैसे शांत किया जाए, ये भी एक कोशिश लगातार जारी है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की तरफ से भी। बंगाल में चुनाव बेहद करीब है, दिग्गजों के दौरे लगातार वहां पर सभी के हो रहे हैं, और इधर बिहार की परिस्थितियां भी। कुंदन जी। देखिए सागर, जितनी भी बातें आपने बताई हैं वो चाहे
किसान आंदोलन की बात ले लें या बंगाल के चुनाव की बात ले लें या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जो स्थिति पैदा हुई है उसकी बात कर लें, इसका कहीं से भी बिहार की इस मौजूदा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अहम बात आपको बता दें कि 16 नवंबर को जब से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तब से लेकर अब तक जो परिस्थितियां बन पड़ी हैं, कैबिनेट की बैठक आज देखें किन हालातों में हुई है और अचानक से बुलाई गई इस कैबिनेट की बैठक के पीछे बहुत सारे अहम राज छुपे हुए हैं। और अगर हम इसकी कह लें कि इस बारे में चर्चा करें तो कहीं ना कहीं एक मामला यह निकलकर सामने आ रहा है कि जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों के पास जितने विभागों की जिम्मेदारी है, तमाम मंत्री अभी तक उन विभागों के बारे में अच्छी तरीके से समझ भी नहीं पाए हैं। और मंत्रियों के बीच में यह भी एक स्पष्ट नहीं है कि अगर विभागों का बंटवारा आगे होता है, मंत्रिमंडल विस्तार होता है, तो उनके पास कौन से विभाग रह जाएंगे जिन विभागों में उन्हें लॉन्ग टर्म में जाके सेवा देनी है या जिन विभागों का जिम्मा उनके कंधों पर आने वाला है। इसलिए जितने मंत्री हैं वो भी थोड़े रिलक्टेंट महसूस कर रहे हैं कि आखिर अगर उनके पास 4-5 अहम विभागों का जिम्मा है तो आने वाले समय में जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, वो चाहे खरवास के बाद की बात कर लें या खरवास के पहले की बात कर लें, जितने भी मंत्री विभाग हैं उनके पास कौन से विभाग उनके पास रह जाएंगे, यह उनके साथ भी एक समस्या है। और जो कन्फ्यूजन की स्थिति बन पड़ी है, अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल के विस्तार का अगर प्रस्ताव अगर मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं यह भी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक उन विधायकों के बारे में भी राय नहीं बना सकी है जिन विधायकों को आगे मंत्रिमंडल विस्तार में जगह देनी है। ताराकिशोर प्रसाद और रेणु देवी 2 उप मुख्यमंत्री बना देने के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी कहीं ना कहीं खेमे और धरेबाजी शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और सुशील मोदी, चूंकि सुशील मोदी राज्यसभा भेजे जा चुके हैं, राज्य की राजनीति से हालांकि उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए सुशील मोदी की भी पहल यह होगी या उनकी कोशिश भी यह होगी कि उनके धड़े से अधिकतम लोग मंत्री पद की शपथ ले लें। तो इन तमाम बातों को लेकर आपस में एनडीए में ही एका नहीं है या समन्वय नहीं है, और शायद यही वजह है कि मुख्य जो मंत्रालय है, मंत्रिमंडल का विस्तार है, वह टाला जा रहा है। सागर, ठीक है। मधुर जी, जिस तरह से कुंदन जी ने जिक्र किया कोऑर्डिनेशन, ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से आज के दिन जो नीतीश कुमार ने बयान दिया कि सब कुछ उनके ऊपर है, जब वो चाहेंगे तभी विस्तार हो पाएगा, क्योंकि जब उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हुआ करते थे तब ये तस्वीरें नहीं थी। देखिए सागर, जो पेच जो है वो मतलब जदयू वर्सेज बीजेपी भी फंसा हुआ है। और बीजेपी, कुंदन जी ने ठीक कहा कि जो बीजेपी के अंदर जो एक सहमति नहीं बन पा रही, क्योंकि 74 विधायक जीते हैं बीजेपी के, और जो अभी मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं डिप्टी सीएम के साथ, 2 डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, उसके बाद मंगल पांडे जो पहले भी मंत्री थे, या रामप्रीत पासवान, तो ये जो मंत्री अभी बने हुए हैं लोग, और आपने देखा होगा कि इनको वोट दिलाने के दिन नाराजगी वाले कई चेहरे भी दिखे थे जो पहले मंत्री थे, या 7 बार 8 बार 9 बार, मतलब इस तरह से जो विधायक रहे हुए पार्टी के लोग हैं या पहले मंत्री रहे हुए लोग हैं, जिस तरह से प्रेम कुमार 8 बार गया से विधायक चुने गए हैं, उसी तरह से अगर आप देख लें तो नंदकिशोर यादव हैं, एक बड़ा चेहरा और बड़ा नाम हो, कई मंत्री और भी जो रहे हुए लोग हैं, उन लोगों को कहीं पर भी एडजस्ट नहीं किया गया। अब उनसे जूनियर लोगों को राजनीति में ये, हालांकि बहुत सारी चीज़ें कभी कभी शिथिल हो जाती हैं, लेकिन बिहार में वो परंपरा लगभग बरकरार रही है अब तक। तो उसमें आप देखेंगे कि जब जूनियर लोगों को आपने डिप्टी सीएम बना दिया तो अब उनको आप कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो हर नेता की अपनी एक खेमा है, लॉबी है। अब उसमें बाकी लोगों को, जिस तरह से 22 मंत्रालयों का दावा बीजेपी कर रही है कि अगर 22 विधायक उनके मंत्री न भी बनाए जाए तो 22 मंत्रालय मिले, लेकिन बाकी के वो चेहरे कौन होंगे? ये जो 5-7 जो मंत्री बन गए हैं, बाकी के वो चेहरे कौन होंगे, वो बीजेपी को तय करना है, नीतीश कुमार को तय नहीं करना है। नीतीश कुमार को जदयू कोटे से जो जिन लोगों को मंत्री बनना है उनके बारे में तय करना है, और वो चिन्हित कर चुके। और इसीलिए बार बार नीतीश कुमार ये बात बोल रहे हैं कि बीजेपी के तरफ से अभी तक नाम नहीं भेजे गए। प्रस्ताव भेजने का मतलब नहीं, बल्कि नाम नहीं भेजे गए। आखिर शपथ वो दिलाएं तो बीजेपी के, क्योंकि अगर बीजेपी के अंदर की चीज़ों के लिए, विषयों के लिए वो निर्णय लेने के लिए अधिकृत होते तो सुशील कुमार मोदी आज
राज्यसभा के जरिए केंद्र नहीं पहुंचे होते। बिल्कुल। सुशील कुमार मोदी उनके मतलब चहेते लोगों में से थे और प्राथमिकता के तौर पर वो अपने कैबिनेट में डिप्टी सीएम उनको बनाते। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के धड़े से आते हैं, खेमे से आते हैं सुशील मोदी, इसलिए बीजेपी को तय कर रहा है कि उनके कैबिनेट में कौन किस रूप में जाएगा। और पोर्टफोलियो की जहां तक बात है, मंत्रालय और विभागों की जहां तक बात है, तो कई पेच फंसे हुए हैं। और बीजेपी के साथ अभी एक और भी मुश्किल आ रही है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी का कभी गढ़ हुआ करता था, इस बार बीजेपी वहां ठीक प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिन क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव हुए उन क्षेत्रों में बीजेपी एक तरह से कह लीजिए कि जीरो पर आउट है। और उन क्षेत्रों का मतलब मगध प्रमंडल का कह लीजिए, या जो भी जिले हैं भोजपुर अंचल के, आरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, इन इलाकों के, गया के, तो उनको आपने जगह नहीं दिया। गया से जो अगर 8 बार के जीते हुए प्रेम कुमार अगर जीते, पहले कृषि मंत्री थे या नेता विरोधी दल भी रह चुके हैं, पार्टी के मुख्य सचेतक रह चुके हैं, तो वर्षों से पार्टी की सेवा में है। लेकिन वैसे लोगों को आपने तो उनके लिए ठीक है, मधुर जी लौट कराऊंगा। लेकिन कुंदन जी, एक चीज आप और देखिए, अगर जनता के हित में अगर हम बात करें, एक मंत्री के कंधे पर अगर 4 विभागों की जिम्मेदारी होगी, तो ऐसे में प्रदेश की रफ्तार पर क्या फर्क पड़ेगा, जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और जो विकास की रफ्तार जिस गति से चलनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो भी अब थमी हुई है। कुंदन जी, देखिए सागर, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं प्रदेश में या देश में राजनीतिक स्थिरता जो है वो प्रशासनिक स्थिरता प्रदान करती है। और अगर विभागों के बारे में लेकर किसी भी मंत्री को स्पष्टता नहीं रहेगी, वह क्लैरिटी नहीं होगी, तो अपने विभागों को लेकर आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, संकोच करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम बात कर लें कि एक मंत्री के पास अगर 4 विभाग हैं, तो उन 4 विभागों को लेकर वह आगे उन्हें किस तरीके से बढ़ने की इच्छा रखता है, यह विभागों को समझने में और पिछली सरकार के द्वारा किए गए कामों को समझने में हर व्यक्ति को, हर मंत्री को वक्त लग जाता है। और ऐसे में अगर एक मंत्री के पास अगर 4 से 5 विभाग हैं, तो इन परिस्थितियों में उनके पास काम करने को, समझने को काफी वक्त अभी नहीं लगा है। 16 नवंबर के शपथ ग्रहण के बाद जो स्थिति बन पड़ी है, वह स्थिति आप कह लें कि मंत्रियों के पास भी कंफ्यूजन है। और जो कंफ्यूजन मंत्रियों के साथ है, मौजूदा मंत्रियों के साथ है, वही कंफ्यूजन एनडीए के तमाम घटक दलों में है। वो वीआईपी की बात कर लें, हम की बात कर लें, जेडीयू हो या बीजेपी हो। और विभागों के बीच और मंत्रियों के बीच में समन्वय के साथ साथ इन तमाम राजनीतिक दलों के बीच में भी समन्वय की बहुत जरूरत है। आज कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की जा रही है। 16 नवंबर के बाद से लेकर अब तक लगभग 1 महीने का वक्त बीत चुका है। और ऐसे में अगर 1 महीने में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर ही बात की जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस दौरान तो राज्य के विकास की कोई गाड़ी घूमी नहीं होगी, ना ही पहिया चल पाया है। तो अहम बात यह है कि राज्य का विकास अभी तक रुका पड़ा है, खास करके जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की वजह से लगाया गया था, तब से लेकर अब तक। हालांकि सरकार बन चुकी है, लेकिन विकास का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं अभी तक थमा हुआ है। सागर, लेकिन देखिए, ये जो कोऑर्डिनेशन की कमी हम बात कर रहे हैं मधुर जी, शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार अपने पुराने मित्रों की तलाश में अब निकल पड़े हैं, ताकि कैसे हम अपनी पार्टी को एक बार फिर से मजबूत करें। चाहे हम नरेंद्र सिंह की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की, अरुण कुमार की या रेणु कुशवाहा की, तमाम नेताओं को इकट्ठा करने में लगे नीतीश कुमार कि कैसे संगठन को, अपनी पार्टी को और मजबूती प्रदान की जाए। मधुर जी, देखिए, फिलवक्त जो नेता उनसे जुड़ेंगे, जो पुराने उनके साथी रहे हैं या साथी हैं भी, लेकिन राजनीतिक हिसाब से देखिए तो वो अपनी स्थिति अलग कर चुके थे, तो वो उनके साथ जुड़ेंगे। तो फिलवक्त नीतीश कुमार को उसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अभी राज्य में ना तो कोई चुनाव है और ना ही अब इधर पिछले आने वाले समय में कहीं उस तरह से उनको कोई राजनीतिक लाभ उनको मिलता दिख रहा है तब। लेकिन ये जहाँ तक मंत्रिपरिषद के विस्तार का और सरकार की जो योजनाएं हैं या जो सरकार की जो जिस तरह से रूटीन में अभी तक सरकार नहीं आ पाई है, उसकी बात है, उसमें भी ये सहभागी उस हद तक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो इनके जीते हुए विधायक हैं उनकी जगह पर इनको एमएलसी या वो बना करके बैकडोर से ला करके
वो मंत्री बना भी दें तो उसका तात्कालिक लाभ इनको नहीं मिल सकता। लेकिन संगठन जरूर मजबूत हो सकता है। जो आने वाले दिन में जो ये नेता उनके साथ जो पुराना कुनबा अगर उनका इकट्ठा होता है, जदयू के साथ फिर से जुड़ता है, तो उनके संगठन को विस्तार जरूर मिलेगा, संगठन में मजबूती जरूर आएगी। लेकिन अभी फिलवक्त आपने ये देखा कि चुनाव के बाद से ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कोरोना काल जब कोविड-19 के जब ये मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था, उसके बाद से ही विकास का पहिया जाम है पूरे राज्य में। अब उसको सरकार को जरूरत थी कि अगर सरकार बने हुए 1 महीने का वक्त बीत चुका है, उससे ज़्यादा ही हो गया, मतलब 16 तारीख को, और ठीक 1 महीना हो गया, और आप हर हफ्ते मंगलवार को कैबिनेट बैठक कराए जाने की परंपरा बिहार में रही है। जैसे केंद्र में गुरुवार को हुआ करती है कैबिनेट की बैठक, तो उस तरह से आपने 1 महीना में मतलब 4 मंगलवार जो बीते आपने कैबिनेट। ठीक है, मधुर जी लौट कर आऊंगा। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू के फोन लाइन पे। अभिषेक जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक जी, कोऑर्डिनेशन की कमी देखी जा रही है। बार बार नीतीश कुमार का यह कहना कि बीजेपी फैसला करेगी मंत्रिमंडल पर, बीजेपी का यह कहना कि आपके हाथों में है। क्या आखिर ये पेच कहां फंस रहा है अभिषेक जी? नहीं, ऐसे कोई पेच की बात नहीं है। मैं बताऊं कि एनडीए पहले भी स्वाभाविक गठबंधन था, आज भी स्वाभाविक गठबंधन है। अब हम लोग चूंकि संगठन के लोग हैं और कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा नहीं होगा ये मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है, गठबंधन का मामला है। मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें बड़े सुचारू ढंग से हो गई हैं और ये चीज भी मुख्यमंत्री जी ने इतने वर्षों तक बिहार को चलाया है, और वो सुचारू ढंग से चलाया, तभी विकास की पटरी पर बिहार आज भी अग्रसर है। तो उसके लिए कोई चिंता की विषय नहीं है, सब नहीं। लेकिन अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि ये प्रदेश की जनता के साथ ये छल है कि एक मंत्रियों के ऊपर 4 विभागों की आप जिम्मेदारी आप दे रहे हैं और आप सोचते हैं कि प्रदेश के विकास की रफ्तार हम उसी गति से हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये कैसे संभव है? विलंब नहीं हो रहा है अभिषेक जी? नहीं, सभी चीजें समय रहते अच्छे तरीके से हो जाएंगी। आप ये समझिए कि जिस दिन से दोबारा जनता ने जनादेश दिया है, चाहे वो सारे मंत्री हों या आदरणीय मुख्यमंत्री जी हों, सिलसिलेवार ढंग से हर एक विभाग की सिलसिलेवार मीटिंग करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर कितनी मीटिंग होने की, अभी कितने मतलब एक्टिव है मुख्यमंत्री जी इन सारे मामलों को लेकर, तो बिहार की विकास को रफ्तार मिलेगी ही मिलेगी, और थोड़े समय का आप बस इंतजार करिए। अभिषेक जी, अच्छा, फाइनल मुहर कब तक लगेगी मंत्रिमंडल के विस्तार पर? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा आपको कि हम लोग संगठन के लोग हैं। आप संगठन के विषय में कुछ पूछेंगे तो मैं बेहतर बता पाऊंगा आपको, लेकिन जहां तक आप सरकार के विषय में पूछते हैं तो मुख्यमंत्री जी के कार्यक्षेत्र में आता है और वो बेहतर समझते हैं, जल्द हो जाएगा। अब कोई तारीख में यहाँ से कह भी दूं तो कहना उचित नहीं है। नहीं, लेकिन अभी 1 महीने का इंतजार तो करना पड़ेगा ना, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी जानते हैं कब कैसे करना है, वो और गठबंधन के सभी नेता बैठेंगे और सब हो जाएगा। चलिए, ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। मधुर जी, जिस तरह से आपने सुना अभी, जेडीयू के प्रवक्ता भी कुछ भी बोलने से अभी कतरा रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं कि जब विस्तार होगा तो तारीख आपको पता चल जाएगी, लेकिन अभी लगता है इधर 1 महीने में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मधुर जी, देखिए सागर, मैंने पहले ही कहा कि 1 महीने का वक्त इन लोगों को मिल गया है, और क्योंकि जो जीच है या जो पेच फंसा है वो मतलब पार्टी के अंदर फंसा हुआ है। चाहे वो जदयू हो, जदयू के जो 43 विधायक जीते हुए हैं उसमें से कई लोगों को मंत्री बना दिया गया, और जो उनकी बर्थ उनके कोटे की बर्थ है अभी उस पर तय नहीं हुआ है कि जदयू के कितने और मंत्री बनेंगे, बीजेपी के खेमे से कितने और मंत्री बनेंगे। उसके बाद बीजेपी से कौन कौन लोग बनेंगे ये बीजेपी को तय करना है, उसमें उनको क्षेत्रवाद का और जातीय समीकरण का इसका भी ध्यान रखना है। तो ये कई मामले अभी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और सागर, एक बात आपको और बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार से इस विस्तार की चेन जो है, इस कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है। पहली बार जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो उसमें जदयू कोटे का, हालांकि समर्थन था जदयू का और एनडीए के खेमे में भी जदयू है, लेकिन जदयू के कोई भी सांसद मंत्री पद का वोट नहीं लिए थे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 1 बर्थ दी जा रही थी जदयू को, और जदयू 2 बर्थ के लिए अड़ा हुआ था। इस बार अब ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में जदयू को केंद्रीय कैबिनेट में किस तरह से तरजीह दी जा रही है, उसी तरह से फिर उसी के अनुरूप बीजेपी को राज्य के कैबिनेट में तरजीह मिलेगी। और ये एक देखने समझने वाली बात होगी कि वहां किस तरह से जदयू को महत्व। ठीक है मधुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुंदन जी, जो मेरा आपसे पहला सवाल था उस सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मेरा सवाल कुछ इस तरह था कि बिहार बीजेपी के जो सभी तरह के फैसले होते हैं वो बीजेपी मुख्यालय से ही होते हैं, दिल्ली से, और इसमें बिहार की बीजेपी की इकाई खुद से कोई फैसला नहीं लेती। शायद ये भी वजह है
देखिए सागर, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें या कांग्रेस की बात कर लें, तो ये इन दोनों पार्टियों के तमाम फैसले जो हैं वह आला कमानों के द्वारा लिया जाता है। इनकी अपनी जो कमेटी है उन कमेटी के द्वारा लिया जाता है। चूंकि जदयू राजद जैसी पार्टियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और बिहार या दूसरे राज्यों तक सीमित रही हैं। ऐसे में बीजेपी की अगर बात कर ले तो बीजेपी के सारे फैसले, वो किसे कहां से टिकट मिलनी है, इन फैसलों से लेकर मंत्रिपरिषद में कौन कौन से विधायक शामिल होंगे, यहां तक के फैसलों और उन विधायकों के एजेंडे क्या होंगे। ठीक है, कुंदन जी लौट कर आऊंगा। देखिए चितरंजन गगन जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। चितरंजन जी स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। चितरंजन जी, मौका मिल गया आप लोगों को, जिस तरह से लगातार विलंब हो रहा है मंत्रिमंडल के विस्तार में। जी नहीं, मौका नहीं मिला है। देखिए, यह तो हम लोग पहले से कह रहे हैं कि दोनों दल के अंदर अंतर विरोध है काफी, और दोनों और गठबंधन के अंदर अंतर विरोध है, तो निश्चित रूप से उसका असर तो पड़ेगा ही। और इसी का परिणाम है कि अब तक जो है सो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। जब मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है, अब तक नीतीश जी अपने ढंग से बनाते रहे हैं, लेकिन अब तो 3 नंबर की पार्टी हो गए हैं वो, और भाजपा को उनसे ज्यादा सीट आया है, तो भाजपा के दबाव में है और भाजपा उनको लटकाए हुए है। स्थिति यही है। अच्छा, तो चलिए ठीक है। कुंदन जी भी देखिए लाइन पर बने हुए हमारे संपादक हैं। कुंदन जी कहिए। चितरंजन जी, एक सवाल यह है कि ऐसे में आप चूंकि नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्ष की भूमिका में आपकी ही पार्टी के हैं, तो आपको क्या लगता है कि राज्य के विकास को लेकर क्या मंत्रिमंडल का विस्तार समय से होना और मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा समय से नहीं होने से बिहार के विकास की गाड़ी रुकी पड़ी है? क्योंकि जब से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है चुनाव को लेकर, तब से अब तक बिहार में विकास की बातें तो हो नहीं पा रही हैं। निश्चित रूप से इसका असर पड़ रहा है बिहार के विकास पर। अब वह तो चूंकि विपक्ष के दबाव पर मंत्रिमंडल का गठन हुए 1 महीना हो गया। विपक्ष ने जब यह सवाल उठाया तो आज जो है सो इतने दिनों के बाद समझिए कि पहली बार मंत्रिमंडल की पहली मीटिंग हो रही है। इसके पहले जो मीटिंग हुई थी वो औपचारिक मीटिंग थी, चूंकि विधानमंडल का सत्र कॉल करना था, इसलिए तो एक औपचारिकता थी। लेकिन समझिए कि सरकार बनने के बाद में आज पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। एक एक मंत्री के जिम्मे में कई विभागों का बोझ है और वह संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जी सामान्य प्रशासन और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग मुख्यमंत्री के जिम्मे, आप देख रहे हैं कि ढंग से आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि कब बिल्कुल इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो, क्योंकि विपक्ष को भी एक अब मौका मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी बातचीत के लिए। कुंदन जी आपका भी, मधुशील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए। जिस तरह से एनडीए में कंफ्यूजन, इसका जिक्र आज के दिन हमने इसीलिए किया क्योंकि नीतीश कुमार अब ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ उन्हीं के हाथों में है। उन्हीं के हाथों मतलब कि बीजेपी के हाथों में। बीजेपी जब फैसला लेगी तभी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन की भारी कमी दिखाई दे रही है, तालमेल की बहुत बड़ी इस बार कमी दिखाई दे रही है। इसीलिए विपक्ष बार बार यह हमला कर रहा है कि इस बार यह सरकार अधिक दिनों तक चलने नहीं वाली। लेकिन गाड़ी कितने दिनों तक आगे बढ़ेगी यह भी देखना काफी दिलचस्प। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। पटना का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त, एमबीबीएस 100 सीटों के लिए, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना। आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं।
हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का स्टॉप किडनी डायलिसिस में। दोस्तों, किडनी फेलियर अपने आप में एक बड़ी समस्या है, लेकिन ऐसा कोई तो इशारा होता होगा ना जो हमारा शरीर हमें देता होगा, जिसे देखकर हमें ये समझने की जरूरत होगी, सावधान होने की जरूरत होगी कि शायद हमारे लिए गंभीर समस्या होने वाली